हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा सेक्शन है जो 7वां चैप्टर है हमारा, वो है समीकरण और सर्वसमीका। तो हम आज पढ़ेंगे समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो देखो समीकरण क्या होता है। समीकरण एक इक्वालिटी का सिंबल होता है। इक्वालिटी इन द सेंस कि आप समझ लो कि जहाँ इक्वल लगा होता है, सीधी भाषा में आप सीधा समझो कि अगर इक्वल कहीं लगा है और उसके दो पक्ष लिखे गए हैं, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष, तो उस तरह की चीज़ें समीकरण कहलाती हैं। बस उसकी एक कंडीशन होती है कि जो दायां पक्ष है और बायां पक्ष है ये हमेशा और हमेशा किसी एक निश्चित मान के लिए बराबर होंगे। ध्यान से सुनना, किसी एक निश्चित मान के लिए बराबर होंगे तो वो समीकरण कहलाता है। सर्वसमीका क्या होती है दोस्तों? तो सर्वसमीका होती है कि दोनों पक्ष चाहे उसमें इक्वल लगा हो या ग्रेटर देन या कुछ भी लगा हो सिंबल, दोनों पक्ष अनेक मानों के लिए वो संतुष्ट करते हैं। ठीक है, समीकरण निश्चित मान के लिए संतुष्ट करता है। जैसा कि आप नीचे एग्जाम्पल में देख पा रहे हो, यहाँ लिखा गया है 4x + 5 इज इक्वल्स टू 6x - 25। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो x का मान आएगा वो दोनों पक्षों में रखने पर दोनों पक्ष बैलेंस आने चाहिए। जैसा कि भी आपको सीधी भाषा में समझाया गया है कि यहाँ पे समीकरण में जो ऊपर चीज़ें दी गई हैं तो उसका सिंपल सा उदाहरण दिया गया है कि समीकरण में समता चिन्ह के बाईं ओर व्यंजक 4x + 5 है और उसके दाईं ओर व्यंजक 6x - 25 है। संक्षिप्त रूप से आप कह सकते हो कि एक समीकरण जो होता है वो चर पर एक प्रतिबंध होता है। मैंने जो आपको बताया कि चर मतलब x y z, जो भी x y z होगा वो एक निश्चित मान के लिए होगा। प्रतिबंध यह है कि दोनों व्यंजकों के मान बराबर होने चाहिए। ध्यान दीजिए इन दोनों व्यंजकों में से कम एक में चर अवश्य होना चाहिए। तो जो दोनों व्यंजक आपको दिए गए होंगे उसमें से एक में कम से कम क्या होना चाहिए? चर होना चाहिए। उसके बाद हम चीज़ों को देखते हैं, कुछ उदाहरण के थ्रू देखते हैं दोस्तों, समझते हैं कुछ उदाहरण के थ्रू, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जैसा कि दिया गया है यक्स के तिगुने और 11 का योग 32 है। तो इसको हम लिख सकते हैं सीधा, यक्स का 3 गुना करोगे तो यक्स × 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 3x। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3x एंड 11 का योग। तो 3x में अगर 11 जोड़ दिया जाए तो लिखा गया यक्स का 3 गुना, तो वो हमने बना लिया 3x। याद रखना इस चीज़ को ध्यान से। और 11 का योग, तो यक्स का 3 गुना और 11 का जो योग है वो किसके बराबर है? तो वो 32 है। तो अगर 3x में आप क्या जोड़ दो? 3x में आप जोड़ दो 11। ठीक है, तो जब आप 11 जोड़ दोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 32 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा एक समीकरण तैयार होता है। इसी तरह से जो दूसरा समीकरण दिया गया है, किसी संख्या के, तो मान लो वो संख्या यक्स है 6 गुने, तो जैसे ही इसका 6 गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 6x। ध्यान से करते जाओ, समीकरण बनाना आप सीख जाओगे। उसके बाद 6 गुने में से 5 घटाएं, तो 5 घटाना है मतलब 6x में से क्या घटाना है? 5 घटाना है। तो 6x माइनस हम क्या कर देंगे 5 बराबर कितना प्राप्त होना चाहिए? तो हमें प्राप्त होना चाहिए 7। कितना प्राप्त होना चाहिए? तो 7 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7। इसी तरह से नेक्स्ट दिया गया है यम का 1/4। ध्यान से समझना, यम का 1/4। तो यम का 1/4 मतलब हो जाएगा यम गुणे 1/4, यानी यम बटे 4। सीधा सीधा हम लिख सकते हैं यम का 1/4, यम का 1/3 कहता तो बटे में 3, यम का 2/3 कहता तो 2/3 करते। ठीक है, तो यम का 1/4 7 से 3 अधिक है। तो 7 से 3 अगर अधिक है तो 7 और 3 कितना होता है? 10। तो यम का 1/4 जो है वो केवल टोटल कितना है? 7 से कितना अधिक है? तो 7 + 3। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन होगा। नेक्स्ट दिया गया किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। याद रखना, किसी संख्या के 1/3 में, तो संख्या के 1/3 मान लो वो संख्या हमारी कितनी है? यक्स है। तो इसका 1/3 मतलब बटे में क्या लिख देंगे? हम 3 लिख देंगे, मैंने आपको बताया। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ने पर? 5 जोड़ने पर। तो जो हम यहाँ पे +5 करेंगे तो हमें कितना मिलता है? तो हमें मिलता है 8। तो ये चीज़ें हमें समझनी है और इसको पहले समीकरण बनाना हम सीखे हैं। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट कि हम समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं हम समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इन समीकरणों को कथन के रूप में लिखना है। जैसे ऊपर कथन दिया गया था तो आपने समीकरण लिखा था,
अब हमें क्या लिखना है कि ये समीकरण दिए गए हैं और इनको कथन के रूप में लिखना है। तो देखो कैसे लिखोगे, तो बड़ा सिंपल है। इसको लिख सकते हो यक्स में से 5 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, तो 9। तो देखो यहाँ लिखा गया है यक्स में से 5 निकालने पर प्राप्त होता है 9। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हो आप, तो इसको लिख सकते हो p का 5 गुना, p का 5 गुना किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया है एक संख्या p का 5 गुना किसके बराबर है, 20 के बराबर है। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हो, तो आप लोग खुद सोचो जरा सा, मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूं, आप सोच के बताओ। तो इसको लिख सकते हैं हम कि यन का 3 गुने, यन के 3 गुने में 7 जोड़ने पर, याद रखना यन के 3 गुने में, तो यन का 3 गुना कर दिए तो 3n हो गया। इसमें जब 7 जोड़ दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यम का 5वां भाग। देखो 1/3 मतलब यम बटे 3, चौथाई मतलब यम बटे 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 5वां भाग। तो यम का 5वां भाग, यम के 5वें भाग में से क्या घटा दें, 2 घटा दें, तो क्या प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। तो ये था हमारा स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाता है। तो बाकी दोनों स्टेटमेंट को आप लोग लिखिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। हम लोग आगे देखते हैं तो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो वो देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इबारती प्रश्नों से समीकरण कैसे बनते हैं दोस्तों। तो आप देख रहे हो कि राजू के पिता की आयु, ध्यान से सुनना, राजू के पिता की आयु, राजू की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है। तो किसकी आयु, तो हम एक तरफ लिखते हैं, आप ऐसे लिखना यहाँ पे फादर और एक तरफ उसका नाम, तो राजू। देखो कैसे लगाना है वो मैं बता रहा हूँ। अब कहा है कि राजू के पिता की आयु, मतलब इनकी आयु की बात हो रही है। तो देखो जिसकी आयु की बात हो रही होगी उसको आप कभी नहीं मानोगे, याद रखना, जिसके आयु की बात हो रही होगी उसको आप कभी नहीं मानोगे। तो राजू की जब आयु, अब मैंने कहा कि राजू के पिता की आयु की बात हो रही है, तो इनकी आयु हम कभी नहीं मानेंगे। हम किसकी आयु मान लेंगे, तो राजू की आयु मान लेंगे यक्स, सीधा सीधा पहला काम, ठीक है। अब क्या कहा गया, अब ध्यान से सवाल पढ़ो। तो लिखा गया है कि राजू के पिता की आयु जो है, तो राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से, तो राजू की आयु हमने कितनी मान ली है, यक्स, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी टोटल, 3 गुने से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x, क्या हो जाएगा, आराम से बिल्कुल देखो क्वेश्चन से कैसे बनता है समीकरण, 3x, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 3 गुने से कितनी अधिक है, 5, तो यानी कि 3 गुने में अगर हम 5 जोड़ दें तो ये आयु किसकी हो जाएगी, इसके पिता की आयु हो जाएगी। मतलब ये जो आयु हमारी निकल के आ रही है ये किसकी हो जाएगी, ये पिता की आयु। मतलब इस पिता की आयु के नीचे हम लिख सकते हैं 3x + 5, ठीक है। अब जब हम इस तरह से आप 2 कॉलम बना के और इनको जब लिख लेना, अब आगे के क्वेश्चन पढ़ना, इतना करने के बाद आगे के क्वेश्चन आप पढ़ना। तो दिया गया है राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है, यानी ये जो 3x + 5 है दोस्तों, ये किसके बराबर होगा, तो 44 वर्ष के बराबर होगा। जैसा कि ये समीकरण आप फाइनली देख रहे हो, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या मान लिया गया है, y मान लिया गया। तो डजेंट मैटर, हम इसको लिख सकते हैं 3x + 44, ठीक है। हम लिख सकते हैं 3x + 44, तो हम लिख सकते हैं 3x + 5 = क्या लिख सकते हैं, 44, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x + 5 = 44। तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा जो आपके सामने दिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन से समीकरण कैसे बनाना है। इसी तरह से हम अपना नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं जिसको आप लोग बनाओगे। तो यहाँ पे दिया गया है एक दुकानदार 2 प्रकार की पेटियों में आम बेचता है। ये पेटियाँ छोटी और बड़ी हैं। एक पेटी में 8 छोटी पेटियों के बराबर आम और 4 खुले आम आते हैं। ध्यान से समझना कि इसमें 2 पेटियां हैं, एक क्या है, बड़ी है, तो आप सीधा सीधा लिख लो एक तरफ बड़ी, ठीक है, और एक तरफ लिख लो, एक तरफ लिख लो बड़ी और एक तरफ। अब हम सवाल पढ़ेंगे। दिया है एक दुकानदार 2 प्रकार की पेटियों में आम बेचता है। तो जैसा कि आपको दिखाया गया है, ये बड़ी वाली पेटी, उसके ऊपर हमने बड़ा बनाया है, एक छोटी वाली पेटी, उसके ऊपर हमने क्या बनाया है, छोटा सा बनाया। ये पेटियाँ छोटी और बड़ी हैं जैसा कि हमने बना लिया। एक बड़ी पेटी में यानी इस वाली पेटी में 8 छोटी पेटियाँ आती हैं, यानी 8 छोटी पेटियाँ, मतलब यहाँ 8 लिख सकते हैं, और 4 खुले आम आते हैं।
अब बात आती है कि इस पेटी में हम कितने आम आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 छोटी पेटियाँ आती हैं। इसका मतलब अगर एक छोटी पेटी में 2 आम आता हो तो इसमें 16 + 4 आम आएगा। इसी तरह से ध्यान रखना कि यहाँ पे दिया गया प्रत्येक छोटी पेटी में आमों की संख्या बताने वाला समीकरण बनाइए। दिया हुआ है कि बड़ी पेटी में आमों की संख्या कितनी है, 100। तो हम मान लेते हैं कि छोटी पेटी में आम कितने आते हैं, तो हम मान लेते हैं छोटी पेटी में आम जो हैं वो कितने आ रहे हैं। तो अब चूंकि आम है तो हमने क्या मान लिया, यम आम आ रहे हैं। अब चूंकि पेटी कितनी है, टोटल 8 है, तो छोटी पेटी में अगर यम आम आ रहे हैं तो 8 छोटी पेटी में कितने आम आएंगे, तो 8 यम हो जाएगा। अब इस बड़ी पेटी में टोटल कितना आम आएगा, तो देखो 8 पेटियां तो इसमें आती ही थी, मतलब 8 यम तो आता ही था, प्लस 4 खुले आम आते थे, मतलब इसमें +4 और करेंगे तब ये बड़ी पेटी होगी। अब इस बड़ी पेटी में कितने आमों की संख्या दी गई है, तो 100 दी गई है। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बन जाएगा 8 + 4 = 100। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैसे। तो हमने इस वीडियो के शुरू में ही पढ़ा था कि जो समीकरण होता है उसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह का दिया गया है, प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन दिया गया है कि यक्स का मान आपको कितना रखना है, 3 रखना है। तो जब हम यहाँ पे यक्स का मान 3 रखेंगे तो देखो 3 और 3 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे, जैसा कि जब यहाँ 3 रखोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 6 और इधर क्या मिला है 0, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होंगे इसका मतलब ये जो मान दिया गया है यक्स बराबर 3, इसके लिए ये जो समीकरण है बताइए कि समीकरण संतुष्ट होता है कि नहीं। तो जो यक्स बराबर 3 दिया गया है इसके लिए यह समीकरण संतुष्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है नहीं। इसी तरह से अगर हम यक्स का मान कितना रख दें, 0 रख दें, तो देखो जब 0 रखोगे तो 0 और 3 मिलके कितना होगा, 3। इसके लिए भी ये समीकरण संतुष्ट नहीं होगा, इसका मतलब दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर यक्स का मान हम -3 रखें तो -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब ये समीकरण -3 के लिए क्या करता है, संतुष्ट करता है। इसी तरह से हम आगे जितने भी आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन को, इसको आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं, मैं एक बार फिर से रोक देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना और इन सारे क्वेश्चन को लगाना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कि जांच कीजिए कोष्टक में जो मान दिया गया है वो सही है कि नहीं समीकरण के लिए। तो n + 5 = 19 दिया गया है। अब देखो सीधा मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ आपको। अगर n + 5, ठीक है, n + 5 = क्या दिया गया हो, 19 दिया गया हो, ठीक। तो करना कैसे होता है, तो देखो ये जो यन है, जो भी आपको चर पद मिलता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या मिला है, यन मिला है, तो जो चर पद मिलता है इसको एक तरफ अकेला करना होता है, मतलब यन को यहीं रहने दो, बाकी इस 5 को इधर भेज देना होता है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि जिसका मान निकालना है उसे अकेला करना है। तो जब हम 5 को उधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 19, एंड ये 5 जो है वो प्लस के साथ है, संख्या अपने से पहले वाले चिन्ह को लेके चलती है, तो प्लस के साथ है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते, तो इसको लिख सकते हैं हम 19 - 5 बराबर कितने के, 14 के। तो इसका मतलब जो मान दिया गया है यन का 1 दिया गया है वो उस समीकरण के लिए संतुष्ट नहीं करता है। यही चीज़ें आपको बतानी है, तो आपको समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसा कि यहाँ पे जो 5 दिया गया है इसको जब इधर भेजोगे आप तो ये माइनस हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन अभी उसके बाद हमें क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 7n। चूंकि जब हम 5 को उधर भेजेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से समीकरण मिलेगा, 7n = 19 - 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 14। अब यन के साथ ये 7 क्या कर रहा है, तो गुणा कर रहा है। तो जब गुणा कर रहा है तब जब हम उसको इधर भेजेंगे तो ये क्या करेगा इधर, तो ये इधर आके ये क्या करेगा, भाग करेगा। यानी 14 में से हम क्या करेंगे, 7 को अगर 14 को 7 से हम भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 2, ठीक है। तो इसका मतलब जो मान दिया गया है वो तो -2 दिया गया है, इसलिए वो मान क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। तो हमारा जो मान होगा ये भी संतुष्ट नहीं करेगा इस समीकरण को, ये भी याद रखना आप लोग। तो इस तरह से ये जो चीज़ें दी गई हैं सारे समीकरण को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे p का मान बताना है, यहाँ यम का मान बताना है। अगर माइनस है तो इधर करोगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ गुणा हो रहा है तो इधर भाग होगा, अगर कोई समीकरण इधर भाग करता है तो इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इस तरह से मैं अगले कुछ प्रश्नावलियों को आपको दिखा देता हूँ, आप नोट डाउन करके उन सारे क्वेश्चंस को लगाइएगा।
तो ये है हमारा उसका आगे चौथा क्वेश्चन दिया गया है, जिसका पूरा कंप्लीट ये आपके सामने रखा गया है, इसको नोट करके आप लगाइएगा। फिर हम नेक्स्ट अगला पांचवा देखते हैं। तो ये है हमारा पांचवा क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, p का मान। तो 4 को जब इधर भेजोगे तो ये माइनस के साथ हो जाएगा, और 15 में से 4 जाएगा तो 11 बच जाएगा। इस तरह से 7 को इधर भेजोगे तो ये प्लस के साथ आएगा, और 7 3 10 हो जाएगा। इस तरह से 2 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा, भाग, तो 7/2 आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 5 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो इधर आएगा तो क्या करेगा, गुणा, यानी 5 3 15 हो जाएगा ये m का मान। इसी तरह से इसको कैसे लगाएंगे, तो पहले ये भाग वाले को हटाना, हमेशा पहले भाग, जैसे भाग जोत पढ़े हो तो पहले भाग वाले को हटाओगे तो भाग वाले को इधर भेजना, तो 6 5 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 वाला गुणा कर रहा है तो इधर भेजोगे, भाग करेगा, 30 में 3 से भाग करोगे तो 10 हो जाएगा। इसी तरह से 4 को इधर भेजोगे तो 21 मिलेगा, 21 में फिर 3 से भाग करोगे तो 27 मिलेगा। इस तरह से ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और नीचे छठवां वाला क्वेश्चन दिया गया है जिनको समीकरण बना के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर नीचे दिया गया है कि ये सारे चीज़ों को आपको समीकरण बनाना है दोस्तों अपने हिसाब से, जैसा कि मैंने अभी पीछे वीडियो में आपको बताया समीकरण बनता कैसे है। इसके बाद हम और कुछ प्रश्नावली देखते हैं 4.2 पे क्या। तो जैसा कि ये प्रश्नावली 4.2 दिया गया है, यहाँ पे आपको 1 को इधर भेजोगे तो 0 + 1 हो जाएगा। इस तरह से ये पूरी प्रश्नावली आपको सॉल्व करनी है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया, देखो 3l = 42 दिया गया है, तो 3 को इधर भेजोगे तो यल की वैल्यू आएगी। इसी तरह से यहाँ पे देखो z का मान निकालना है, और करना क्या है, ये 3 इस z के साथ भाग कर रहा है, तो इस 3 को इधर भेजोगे तो गुणा करेगा। बस इतना सिंपल सा काम करना है। 2 भाग कर रहा है तो इधर आएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा। 7 भाग कर रहा है, इधर आएगा तो गुणा करेगा। 5 भाग कर रहा है, इधर आएगा तो गुणा करेगा। एंड t यहाँ पे 20 जो है वो इसके साथ गुणा कर रहा है, तो इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। सिंपल सी भाषा में समझो, जितना आपको ABCD XYZ के टर्म दिए गए हैं उसको अकेला करना है, उनके साथ जो टर्म है उनको दूसरे साइड में भेज देना है, यही आपका काम होता है। हम नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ इसमें दिया गया है, तो यहाँ भी आपको मान निकालना है, फिर आपको चौथे क्वेश्चन में भी क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके बाद जो 4.3 एंड 4.4 है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।